पेन ड्राइव, एक्सीडेंट, पॉइजन। हाँ, मेरा सर दुख रहा है। बट वेद, कियारा, बस समझ लो कि मैं हर मुश्किल से निकल ही जाता हूँ। अब प्लीज मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तुम भी टायर्ड लग रही हो, घर जाकर आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे लिए भी हॉस्पिटल में बेड बुक करना पड़ेगा। ये सुनकर कियारा ने ज्यादा सवाल नहीं किया और उसे आराम करने का कहकर वहां से निकल गई। हालांकि उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वहीं कियारा के जाने के बाद वेद भी सोच रहा था कि उसकी बॉडी में अविनाश ने जो इंजेक्ट किया था उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ था, और वो मरकर जिंदा कैसे हो गया, और डॉक्टर्स का एक साथ ट्रांसफर क्यों हुआ, किसने करवाया। रात के 11 बज रहे थे। वेद प्राइवेट वार्ड में सो रहा था। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा था। तभी अचानक कोई छुपकर वेद के कमरे में घुस आया और वेद की आंख खुल गई। वेद ने जैसे ही सामने रकीम को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन तुमने मुझे बचाया कैसे? सारे एग्जिट्स तो लॉक थे। रकीम ने जवाब में कहा, हाँ, लेकिन अविनाश ने अपने लिए एक रास्ता छोड़ा था, तभी तो वो लिफ्ट यूज करके बेसमेंट में आना चाहता था। दरवाजा अनलॉक किया और फिर तुम्हें लेकर बाहर आ गया। फिर वह पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई। वेद ने रकीम के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश की। हमेशा की तरह रकीम का फेस इमोशनलेस था, जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो। तब वेद ने पूछा, और फोटो वो उसी ब्रीफकेस में थी ना? रकीम ने जवाब में कहा, ब्रीफकेस को ओपन करने के लिए 3 डिफरेंट कोड्स चाहिए। गलत सीक्वेंस में कोई भी कोड डाला तो इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी और सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर किसी प्रोफेशनल को ढूंढो जो हमारी हेल्प कर सके। रकीम जवाब में बोला, मैंने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। वेद ने हाँ में सर हिलाया और फिर सवाल पूछा जो उसे कुछ घंटों से परेशान कर रहा था। रकीम, अविनाश ने मेरी बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट किया था और उसने कहा था कि कुछ सेकंड्स में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? रकीम को कुछ याद आया, लेकिन वेद को सच बताने के बजाय वो बहाना करते हुए बोला, वेद, कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हैं। मैं फिर तुमसे मिलूंगा तब जब ब्रीफकेस अनलॉक हो जाएगा। ये कहकर रकीम वेद के सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल गया, लेकिन जाते हुए मन ही मन कहा, किंग विक्रम, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। आपके जाने के बाद भी आपकी वजह से आपका बेटा सेफ है और रहेगा, और उसके किंग बनते ही उसे उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ धनंजय के पास उसके इन्फॉर्मेंट का कॉल आया। हाँ बोलो, वो वेद मर गया क्या? इन्फॉर्मेंट ने घबरा कर कहा, सर वो जिंदा बच गया। धनंजय शॉक्ड होकर बोला, जिंदा बच गया? इम्पॉसिबल, उस पॉइजन से कोई नहीं बच सकता। तब इन्फॉर्मेंट ने डरते हुए बताया, सर मैं सच कह रहा हूं। यह सुनकर धनंजय ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और हैरानी से बड़बड़ाया, ये वेद आखिर है कौन? अब तो इसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मैं तो कंपनी के लिए वेद को मारना चाहता था, लेकिन क्यों अविनाश सर उसे टारगेट कर रहे थे? क्यों सावित्री ने उसकी शादी कियारा से करवाई और वो जिंदा कैसे बच गया? आई थिंक इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ एक इंसान से मिल सकता है। धनंजय किसकी बात कर रहा था? रात के 11:30 बज रहे थे। धनंजय अपने लग्जरी स्टडी रूम में बैठा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे, वो जवाब जो अविनाश की डेथ के बाद उसे मिले ही नहीं। फोन पर कॉल करते हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो जानता था कि जिससे वो बात करने वाला है वो बहुत पावरफुल आदमी है। फोन रिंग होने के कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हाँ धनंजय। धनंजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर मुझे वेद के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कैसे अविनाश सर के पॉइजन से बच गया? उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों सावित्री ने स्पेसिफिकली उसी की शादी कियारा से करवाई? ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वॉइस ने पेशेंस खोते हुए कोल्ड टोन में कहा, धनंजय जो काम दिया है उस पर फोकस करो। ज्यादा क्यूरियोसिटी कहीं तुम्हारी जान ना ले ले। लेकिन सर, धनंजय ने डेस्परेटली कंटिन्यू किया, अविनाश सर का पॉइजन कभी फेल नहीं हुआ था। उन्होंने खुद कहा था कि सेकंड्स में डेथ हो जाती है। फिर वो वेद हॉस्पिटल में मरकर जिंदा कैसे हो गया? धनंजय ये लास्ट वार्निंग है, सिर्फ अपना बिजनेस हैंडल करो और अपनी औकात में रहो। जितना काम दिया जाए उतना करो, वरना जिस सब्बरवाल इंडस्ट्री को मैंने बनाया है उसे मिटा भी सकता हूं। समझ गए? इतना कहकर उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। धनंजय ने फ्रस्ट्रेटेड होकर फोन को टेबल पर जोर से पटक दिया। हर कोई मुझसे सीक्रेट छुपा रहा है। पहले अविनाश सर ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी, अब ये मिस्टीरियस बॉस भी कुछ नहीं बता रहा। लेकिन मैं इजीली हार नहीं मानूंगा।
मैं अपने रिसोर्सेस यूज करके वेद की रियलिटी निकालूंगा। अगली सुबह हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में वेद मिरर के सामने अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उसके चेहरे के घाव काफी हद तक ठीक हो चुके थे। एक दिन पहले मैं टेक्निकली डेड था और आज मैं कंप्लीटली नॉर्मल फील कर रहा हूं। कोई वीकनेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर कुछ तो डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा। तभी कियारा डिस्चार्ज पेपर्स का फोल्डर लेकर वार्ड में आई। तब उनकी आवाज सुनकर वेद बाहर आया। उसे सही सलामत देखकर कियारा खुद भी हैरान रह गई। उसके लिए भी यह हैरानी की बात थी कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन के बाद वेद ठीक हो गया और अगले ही दिन उसे डिस्चार्ज भी कर दिया। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए तो सीमा कार की ड्राइविंग सीट पर थी। जब दोनों कार में बैठ गए तो सीमा कियारा को डिटेल्स देने लगी। मैम, सिचुएशन रियली क्रिटिकल है। वाइन फेयर में शोकेस करने के लिए हमारे पास कोई यूनिक वाइन नहीं है। मैंने मिस्टर कुंद्रा से मिलकर आने के बाद टॉप वाइन मेकर्स को कांटेक्ट किया था। कियारा ने कंसर्न होकर पूछा, और क्या रिस्पांस मिला? मैम, जो रेप्यूटेड वाइन मेकर्स हैं वो ऑलरेडी अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और एवरेज वाइन मेकर्स हायर करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास जो रेसिपीज हैं वो सारी वाइन हमने मार्केट में उतार दी है और अब हमारे पास कुछ भी नया नहीं है। कियारा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, मिस्टर कुंद्रा ने कहा था कि वो तभी यूरोप में होने वाले वाइन इवेंट का इन्विटेशन देंगे जब हम वाइन फेयर में अच्छी वाइन लाकर लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। सीमा, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन एट एनी कॉस्ट। सीमा ने हेल्पलेसली कहा, मैम, मैंने लिटरली हर पॉसिबल ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। फॉरेन से वाइन इंपोर्ट करने का भी सोचा, लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस में भी वीक्स लगेंगे। वेद ये सुनने के बाद कियारा से बोला, कियारा, तुम्हारे डैड की अधूरी वाइन रेसिपी तो अब पूरी हो गई है, हम वो बना सकते हैं। कियारा ने हताश होकर बताया, मैंने हमारे वाइन मेकर्स को वो रेसिपी दी है, लेकिन उसमें से जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा है वो लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बिना वाइन बहुत ऑर्डिनरी लग रही है। ये कहकर वो धीरे से फुसफुसाई, लगता है मुझे मिस्टर के से हेल्प मांगनी चाहिए, उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। वेद ने उसकी ये बात सुन ली और फिर मन ही मन बोला, मिस्टर के पर इतना भरोसा है, ठीक है, तो मिस्टर के ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कियारा और सीमा ने वेद को रायजादा मेंशन छोड़ा और फिर वो कंपनी के लिए निकल गए। वेद जब अपने कमरे में आया तो इन दिनों हुए इंसिडेंट्स उसके दिमाग में घूमने लगे। कई सवाल उसके दिमाग में बवंडर की तरह उमड़ रहे थे। वो ये भी जानता था कि अविनाश की मौत और फैक्ट्री के ब्लास्ट होने के बाद अब मिस्टीरियस मैन और धनंजय सबरवाल कुछ नया प्लान करेंगे और इसलिए उसने एक काउंटर अटैक का प्लान सोच रखा था। उसने फिर अपने राइट हैंड को छुआ जहां उसे चोट लगी थी, लेकिन अब वो भी काफी ठीक हो चुका था। रकीम ने तो कहा था कि किंग बनने के बाद सारे राज खुल जाएंगे। अब अगली बार रकीम आएगा तो उससे जान कर ही रहूंगा कि ये किंग कौन है, क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही मेरे पेरेंट्स के सीक्रेट से क्या लेना देना है। सब कुछ एक मकड़े की जाल की तरह है, एक दूसरे से कनेक्टेड। अब बस मुझे एक सही रास्ता पकड़ना है, तभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।